अब आपका जो चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट बचा, और इस थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट में जो आपका रिएक्शन का नाम होगा उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन होगी, और बहुत इजी सा प्लस माइनस है ना, मल्टीप्लिकेशन भी कम है, प्लस माइनस इजी सा। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब था किसी कंपाउंड का 1 मोल आप बनाओगे उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, वो एलिमेंट अपने नेचुरल स्टेट में जिस फॉर्मेट में भी प्रेजेंट होते हैं उस फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अगर हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो CO2 के जो एलिमेंट है वो है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन नेचुरल स्टेट में ग्रेफाइट फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन O2 गैस फॉर्मेट में प्रेजेंट होती है। अगर कार्बन ग्रेफाइट का 1 मोल, ऑक्सीजन गैस O2 का 1 मोल मिलकर के बनाते हैं CO2 गैस के 1 मोल, तो इस रिएक्शन में जितना भी एनर्जी निकलेगी या एनर्जी देनी पड़ेगी उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है, इसका मतलब किसी कंपाउंड की अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है तो उसके 1 मोल को बनाना है किससे, फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर नेचुरल स्टेट और इन देयर फ्री स्टेट। उसमें जितना एनर्जी का लेना या देना होगा। कोई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है। तो 1 मोल प्रिपेयर करने के लिए जितनी एनर्जी दोगे उसको बोलोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और जहां पे एनर्जी निकलेगी बोलोगे 1 मोल फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी बाहर निकल रही है उसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्लियर है बात। ऐसे किसी क्वेश्चन में दिया कि x और y मिलकर के XY2 बनाते हैं, x और y मिलकर के XY2 बनाते हैं, x अपनी नेचुरल स्टेट में है और y अपनी नेचुरल स्टेट में है, और दोनों मिलकर के XY2 का 1 मोल बना रहे हैं, और एनर्जी चेंज आ रहा है पूरे रिएक्शन में 50 जूल का, है ना। तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा 50 जूल पर मोल। कितना हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, 50 जूल पर मोल। लास्ट क्लास में डेफिनेशन लिखवा दी थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, और एग्जांपल्स थोड़े से कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, डेफिनेशन लिख ली थी, एक एग्जांपल किया था। जैसे मान लीजिए कि हमको रिएक्शन लिखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ग्लूकोज का। किसका लिखना है, ग्लूकोज का रिएक्शन लिखना चाहते हैं हम। ग्लूकोज का रिएक्शन लिखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन शो करते हुए। तो ग्लूकोज का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, इसका मतलब ग्लूकोज का 1 मोल बनाना है। मैं लिखती हूँ, देखिए पहले फिर लिखिएगा। C6H12O6 बनाना है। ये ग्लूकोज का कितना बनाना है अपने को, 1 मोल प्रिपेयर करने हैं। किससे किससे बनाने हैं, अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। कार्बन होगा, हाइड्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस। किससे किससे बनाना है, कार्बन और वाटर को मिला के नहीं बनाएंगे, एलिमेंट से। कार्बन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो अगर इक्वेशन लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6C, यहाँ पे लिख दो ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन नेचुरल स्टेट में, फ्री स्टेट में इस फॉर्म में होता है। 12 हाइड्रोजन लेने हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6H2। ऑक्सीजन लेने हैं तो 3O2 गैस लिख सकते हैं। ये जो होगा ये क्या बन गया आपका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज का रिएक्शन। यहाँ पे इस रिएक्शन में जितना भी डेल्टा H होगा यानी कि एंथैल्पी चेंज आएगा, उस एंथैल्पी चेंज को आप क्या कह सकते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कह सकते हो। जो भी वैल्यू आए न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में आपको गिवन।
पॉइंट क्लियर है? अगर सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेते हैं, मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन ले लिया, प्रेशर 1 atm ले लिया, तो उस कंडीशन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो निकलता है वो स्टैंडर्ड निकलता है, उसके ऊपर ऐसे नॉट लगाएगा। ये कैसा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और ये कैसा होगा? स्टैंडर्ड। जब भी ऐसे नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला आपने। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर है और 1 atm प्रेशर, इस पे निकाला। क्लियर है? सवाल करें। पहला जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से पहला क्वेश्चन आता है, हाँ बोलिए। किसकी आवाज? किसका नाम बता दे? थर्मोकेमिस्ट्री। चार पांच रिएक्शंस गिवन होंगे और आपको पहचानना होगा कौन सा रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का और कौन सा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का नहीं है ना? तो रिएक्शन विच रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कई रिएक्शन में लिखती हूँ, अब देखिए आप पहचान पाते हैं कि नहीं। ABCDEFG 7 रिएक्शंस लिखे हैं, इसमें से आपको पिक करने हैं कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं, कई सारे हो सकते हैं, कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिनोट करते हैं। कोशिश कीजिए सब लोग। GDF
सब लोग अपना अपना आंसर बोलिए, सारांश बोलिए आंसर। कौन से रिएक्शन है जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को शो कर रहा है? बोलो बच्चों, ऑनलाइन आवाज आ रही है? ऑनलाइन बच्चों को आंसर बोलिए। गौरांगी बोलो आंसर। सी शो कर रहा है, और कोई नहीं है, एक ही है रिएक्शन, डी है। और अनुकृति बोलिए, सी डी। अरेंज, ए भी शो कर रहा है और सी डी भी कर रहा है, और 3 बच्चे और बोल दो। नहीं, मजाक नहीं कर रही, सच में। देखो, सबसे पहले क्या बात अपने को ध्यान देनी है? सबसे पहली बात ये ध्यान देना है कि कंपाउंड शुड बी 1 मोल। कितना बनना चाहिए? कंपाउंड 1 मोल बनना चाहिए। यहाँ पे कितने मोल बन रहा है? तो इसको इस बेसिस पे ही खत्म कर दिया हमने। दूसरा बेसिस जो है वो ये है कि अपने एलिमेंट से बनना चाहिए, और एलिमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए? मोस्ट स्टेबल स्टेट। अभी मैंने आपको सिखाया कि कार्बन सबकी सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? ग्रेफाइट। अगर डायमंड दिया है, फुलरिन दिया है, कोई और दिया है, कोई भी कार्बन की स्टेट दी है, तो वो अल्टीमेट स्टेट नहीं है। मतलब डिग्रेड होते होते कार्बन जो है अल्टीमेटली किस फॉर्मेट में जाता है? ग्रेफाइट के फॉर्मेट में जाता है। तो ग्रेफाइट सबसे स्टेबल स्टेट है। ऊपर वाले सी रिएक्शन में डायमंड दिया हुआ है, कार्बन दिया तो है पर डायमंड दिया है, तो डायमंड देखते ही अपन ने क्या कर दिया इसको, ये नहीं है। चौथा वाला जो रिएक्शन है इसमें कार्बन ग्रेफाइट ऑक्सीजन गैस है, और 1 मोल कंपाउंड गैस का बन भी रहा है CO2 का, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब हो सकता है, नहीं है। ठीक, यहाँ पे भी ये वाले को भी हम इस बेसिस पे गलत करेंगे। एक तो कंपाउंड से बना रहे हो, एलिमेंट से बनाना है। 2NO कंपाउंड है ना, एलिमेंट से बनाना है। अगर NO2 बनाना है तो किससे बनाना है? N2 गैस और O2 गैस से बनाना है। और दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पे? 2 मोल्स बन रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। फिर तीसरा वाला अगर देखो तो कार्बन ग्रेफाइट दिया है, हाइड्रोजन गैस दिया है, ऑक्सीजन गैस दिया है, और 1 मोल मिथेनॉल बन रहा है। मिथाइल अल्कोहल कितना बन रहा है? 1 मोल। तो ये वाला हो सकता है, F वाला ऑप्शन सही है अपना। जी वाले में अगर देखो तो जी वाले में कंपाउंड से बन रहे हैं, CO2 और वाटर बन रहे हैं, और किससे बन रहे हैं? कंपाउंड से। किससे बनाना है अपने को? एलिमेंट से बनाना है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बने अपने? कौन कौन से? डी और एफ शो कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बाकी सब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को नहीं। क्लियर है? नोट कर लीजिए। ठीक है, हम्म यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है कि ये हो रही है, अपने को ये सोचना ही नहीं है कि करता है कि नहीं करता, है ना। पेपर में मान लो कोई रिएक्शन दे दिया तो मतलब वो कहना चाह रहा है कि रिएक्शन हो रही है ना। कर लेंगे, पहचान लेंगे रिएक्शन को। चलिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे अब आते हैं थोड़ा सा सेकेंड पार्ट पे। जैसे मान लो
एक हेडिंग डालो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फिर उसके बाद इसको फॉर्मेशन से रिलेट करो। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले यही कराना चाहिए था, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच आर से। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ऊपर नॉट लगा दें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखो, व्हेन मोलर क्वांटिटीज of element or compound react with each other when molar quantities of element or compound react with each other and form product heat evolved or absorbed in this process is called enthalpy of reaction. किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट मोलर क्वांटिटी में 1 मोल रिएक्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें आपका कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, या कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है और रिलीज भी हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन। जैसे मान लो हमने एक इक्वेशन लिखा H2 प्लस Cl2, ये भी गैसियस फॉर्मेट ले लिया, ये भी गैस, इसने बना लिया 2HCl। इस प्रोसेस में मान लो रिएक्शन में हीट निकल रही है, जब हीट निकलती है तो उसको डेल्टा H को माइनस में लिखते हैं। इसमें हीट मान लो निकल रही है -100 किलो जूल, कितनी निकल रही है, 100 किलो जूल पर मोल मान लो निकल रहा है। तो ये जो अमाउंट होगा, जब हीट निकलती है तो एंथैल्पी माइनस में लिखा जाता है, डेल्टा एच माइनस में लिखेंगे, और अगर हीट देते हो तो एंथैल्पी डेल्टा एच जो होता है पॉजिटिव। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है इसी को आप क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसी अमाउंट ऑफ हीट को, इसी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज को आप क्या बोल देते हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। माइनस लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा माइनस रहेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में माइनस होता है, ये किसके लिए है, एक्सोथर्मिक के, जिसमें बाहर हीट निकल रही है उसमें ये डेल्टा एच माइनस में लिखते हैं, और जिसमें एब्जॉर्ब करोगे उसमें क्या लिखेंगे, प्लस। क्लियर है बात? नोट हो गया तो बोलिए, अगले पॉइंट पे मूव करें। नोट हो गया? अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सबकी एंथैल्पी दी हो तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालते हैं, सिग्मा ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि सारे प्रोडक्ट की एंथैल्पी को ऐड कर दीजिए, जितने भी प्रोडक्ट हो 1 2 3 4, और जितने रिएक्टेंट है उनकी एंथैल्पी को ऐड कर दीजिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए, तो क्या निकल आएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
अगर कभी किसी क्वेश्चन में सब प्रोडक्ट की एंथैल्पी सब रिएक्टेंट की दी हो तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा? सारे प्रोडक्ट की जोड़ दीजिए माइनस सारे रिएक्टेंट की जोड़ करके माइनस कर दीजिए। क्लियर है? if it is calculated, जैसे लिखा हुआ डेल्टा एच आर तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलोगे। इफ इट इज कैलकुलेटेड एट 1 atm प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा? इसी को लिखेंगे डेल्टा एच आर नॉट और नाम क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कोई समस्या? कोई दिक्कत? नहीं लिखेंगे, टर्म लिख देंगे स्टैंडर्ड या एच नॉट करके देंगे तो आप अपने आप समझ जाओगे एच नॉट लिखा है तो मतलब क्या है? स्टैंडर्ड। या लिख देंगे। इतनी लाइन लिखना डिफिकल्ट है, एच को ऐसे एच नॉट लिखना इजी है। तो नॉट लिख के दे रहे हैं यानी स्टैंडर्ड है, और नॉट लिख के नहीं दिया यानी टेम्परेचर प्रेशर अलग हो सकता है। अब देखो, अभी जैसे हमने पढ़ा, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, CO2 का एग्जाम्पल लिया था कि C+O2 से बनता है CO2। ये था ग्रेफाइट, ये थी ऑक्सीजन गैस, ये CO2 बना। तो इसमें जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होगा इस रिएक्शन के डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन को हम लोग डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। किसका? CO2। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको हम लोग डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी तो कह सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक जनरल टर्म है, किसी भी रिएक्शन के लिए बोला जा सकता है, बट फॉर्मेशन जब बोल रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है? रिएक्शन कैसी लिखी होनी चाहिए? उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नेचुरल स्टेट में होने चाहिए और कंपाउंड कितना बनना चाहिए? 1 मोल। क्लियर है बात? हो गया? अब नोट ना करना, पहले सवाल समझो। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई रिएक्शन गिवन है और उसका आपको निकालना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या निकालना है आपको? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन लिखा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, और उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या दे रखा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। तो अगर इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या गिवन है? HF गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, रिएक्शन गिवन है,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अलग अलग, जैसे मान लो 2 रिएक्टेंट है तो उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग दिया है, 2 प्रोडक्ट है तो उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग दिया हुआ है। तो आप उस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, एच एफ नॉट सिग्मा करोगे किसका, जितने प्रोडक्ट है सबका, माइनस एच एफ नॉट ले लोगे किसका, जितने आपके रिएक्टेंट हैं, जितने रिएक्टेंट हैं उनका और जितने प्रोडक्ट हैं सबके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर गिवन है तो सबके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट के जोड़ दीजिए और रिएक्टेंट के जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए। तो इस डेटा से आपको क्या मिल जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हम लोग रिएक्शन में गिवन जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है तो उससे भी निकाल सकते हैं। बात कुछ मोटी मोटी समझ में आई कि नहीं आई? आई या नहीं आई? पक्का? अब करेंगे सवाल, थोड़ा सा प्लस माइनस है, देखते हैं कि आपको बात समझ में आई कि नहीं। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन कर ले। पहले एक इजी सा सवाल करते हैं, नोट हो गया ये? आगे थोड़ा फास्ट चलेंगे, अभी धीरे धीरे इसलिए चल रहा है कि एक एक पॉइंट आपको, सबसे प्राइम है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना, फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसके बाद एक और है कंबशन। 3 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और अगर एक का पैटर्न भी आपको समझ में आ गया तो बाकी सबके समझ में आ जाएंगे। जैसे मान लो कि आपको एक रिएक्शन दे रखा है Al प्लस 3O2, ये सॉलिड फॉर्मेट में है, ये गैस फॉर्मेट में है और इससे बनता है Al2O3। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच स्टैंडर्ड दे रखा है आपको क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू दे रखी है -1670 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, निकालना क्या है, फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज निकालना है। रिएक्शन को ध्यान से देखो, ऊपर वाली रिएक्शन जो दे रखी है उसके लिए डेल्टा एच एफ रिएक्शन दिया है ना, और वही उसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी होगा। अब नीचे वाली रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई तो किया गया है, और कुछ हुआ है क्या, 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब इसके लिए डेल्टा एच निकालना है तो डेल्टा एच में भी कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब इसके लिए डेल्टा एच रिएक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, 2 इंटू डेल्टा एच एफ रिएक्शन ये कर दोगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ 3 कोई समस्या, कोई समस्या? इजी सवाल था, बोलिए बच्चों।
कुछ भी नहीं था, पहले वाले रिएक्शन का जस्ट डबल रिएक्शन नीचे वाला दे रखा था। पहले वाले रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी थी, उसी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं उसका जस्ट डबल कर दिया वैल्यू, तो डेल्टा एच निकल गया नीचे वाले रिएक्शन के लिए, है ना। अगर इस रिएक्शन को हाफ करके लिखते नीचे वाला रिएक्शन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाता, हाफ हो जाता। जिस नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे, एंथैल्पी में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। ये जो फॉर्मेट आपका गिवन था, कौन सी रिएक्शन बैलेंस नहीं है? रिएक्शन शुड बी बैलेंस, हमने गलत लिख दिया है क्या? तो 3/2 करो, पहले क्यों नहीं बोला? ने लिखते वक्त ध्यान नहीं दिया। ये 3/2 होगा, 3 ऑक्सीजन ही तो आ रहे हैं ना, यहाँ पे कितना आएगा? 3 और 2 से ही काम बन जाएगा ना। ये सही कर लो भाई, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। क्वेश्चन में रिएक्शन बैलेंस देंगे, पर फिर भी अपने आंख कान खुले रखने हैं, अगर नहीं दिया है तो बैलेंस करिए। चलिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का अगले सवाल, जिसको मैं बात कर रही थी अभी, ये बंद कर दिया जाए। चिल्ड हो गया एकदम माहौल। कौन सबसे पहले करके दिखाएगा? इजी क्वेश्चन है, कौन करेगा सबसे पहले? फाइंड डेल्टा एच ऑफ Fe2O3। Fe2O3 के लिए निकालना है डेल्टा एच। इफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, इफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक ही बात है। हीट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन क्या गिवन है देखते हैं। रिएक्शन लिखा है Fe2O3 प्लस 3CO, Fe2O3 प्लस 3CO gives 3CO2 प्लस 2Fe। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। इस रिएक्शन के लिए आपको हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है -6.6 किलो कैलोरी, -6.6 किलो कैलोरी। मोल वोल नहीं दे रखा है, इतना चेंज आ रहा है इस रिएक्शन में, है ना, हीट का। और क्या गिवन डेटा है? डेल्टा एच एफ ऑफ सीओ, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ सीओ, ये गिवन है। ये दे रखा है, सीओ का दे रखा है -26.4। तीसरा डेटा है डेल्टा एच एफ ऑफ CO2 गैस इज -94 किलो कैलोरी। इतने ही डेटा दे रखा है। करिए।
इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर निकालना है आप। ये जो रिएक्शन गिवन है ना, तो अगर सबके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल जाए आपको तो बात बन जाएगी। रिएक्शन में किसके किसके दे रखे हैं, CO का दे रखा है, CO2 का दे रखा है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 दे रखा है, लैंग्वेज में ही लिखा है। नहीं, फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये दे रखा है, डेल्टा एच आर ये दे रखा है। हाँ, आयरन जो है, आयरन Fe सॉलिड फॉर्मेट में है। जो भी चीज अपनी नेचुरल स्टेट में होती है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेते हैं। डेटा क्या क्या गिवन है देखो, मैं लिख देती हूँ। HF ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन, ये सॉलिड नेचुरल स्टेट में इसका 0 लिया जाएगा। जैसे O2 होता रिएक्शन में, N2 होता, नेचुरल स्टेट वाली चीजों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या लेंगे, 0। तो आयरन का 0 हो गया। CO2 का गिवन है HF नॉट, CO का भी गिवन है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में। डेल्टा एच आर भी गिवन है। आपको निकालना क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। ये डेल्टा एच आर है, हीट ऑफ रिएक्शन जो दिया। अब निकाल लेंगे और फॉर्मूला लगाइए। अच्छा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट करते वक्त मोल्स का भी मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लो प्रोडक्ट लगा रहे हो तो CO2 का लगाओगे, आयरन का लगाओगे, तो CO2 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, मोल्स का मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें आयरन में 2 का। आयरन वाला तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। कोशिश कीजिए सब लोग। सब डेटा किलो कैलोरी में दे रखा है तो चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, -6.6 है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, फॉर्मेशन को लेकर के। फॉर्मेशन सबके दे रखे हैं, Fe2O3 का निकालना है, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी दे रखा है। मतलब एक तरीके से देखो इस क्वेश्चन में, तो एक इसका डेटा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, आपको इसका 0 लेना है। 2 के डेटा दे रखे हैं, एक का डेटा निकालना है, और डेल्टा एच रिएक्शन दे रखा है। प्लस माइनस है, सिंपल। बस ये ध्यान रखना है प्लस माइनस लेफ्ट राइट करते वक्त वो गड़बड़ी ना हो, नहीं तो क्वेश्चन इजी है। कितना आ रहा है, माइनस कुछ गलती हो रही होगी, रीचेक करो। हैं 133.8 आ रहा है। माइनस का 196.2 आ रहा है, कुछ गलती करी होगी। चलिए करते हैं, देखिए ध्यान से, जिनका नहीं आया है वो देखे, बोर्ड पे देखिए। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सबका समेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट सबका समेशन। प्रोडक्ट में क्या क्या अनुकृति बोलते जाइए। 3 मोल्स ऑफ CO2 है तो HF ले लोगे, किसका, CO2 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और 2
Fe है तो HF ले लोगे, किसका? Fe का। माइनस में Fe2O3 के कितने मोल्स हैं? एक ही है। HF0 ऑफ Fe2O3 यही निकालना है अपने को, और प्लस 3CO है तो 3 इंटू HF0 ऑफ CO, यही रखना है। अब CO2 का कितना दिया है वैल्यू, बोलिए। CO2 ये दे रखी है CO2 की, हाँ, अनुकृति ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कितना है? -96 बस। और इसका कितना दे रखा है? Fe2O3 का तो निकालना ही है, और इसका कितना दे रखा है CO का? -4। और ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना था? माइनस में। ठीक है, अब वैल्यू क्या बन गई? 3 इंटू 94 कितना आएगा? और ये बन गया HF0 ऑफ Fe2O3, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 79.2। अब ये इसको उधर ले जाओ, HF0 ऑफ Fe2O3 कितना बनेगा अपना? 79.2 प्लस 6.6 माइनस 282, यही तो बनेगा। तो 79.2 और 6.6 कितना बन जाएगा? ये 8, और ये कितना बनेगा? 85, 85.8, और 282 में से माइनस कर दो तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आंसर हो जाएगा आपका, -196.2। क्लियर है बात? -196.2 आ रहा है आंसर आपका, किलो कैलोरी एक मोल के लिए। ठीक है, अब Fe2O3 का एक ही मोल था तो इसके लिए निकाला है आपने, तो इसके डेटा में आप पर मोल लिख सकते। तो कर लेंगे ऐसे सवाल। दो प्रोडक्ट थे, दो रिएक्टेंट थे, जिसमें से कि एक प्रोडक्ट आपका क्या दे रखा था? ओरिजिनल स्टेट में आयरन दे रखा था ना, तो उसका 0 कर दिया, CO2 का दे दिया, Fe2O3 का निकलवा लिया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का डेटा दे दिया। तो सिंपल क्या करना था? ध्यान रखना था प्लस माइनस को इधर उधर करते वक्त मोल्स का ध्यान रखना था, मल्टीप्लिकेशन। जेईई मेंस में, नीट में, दोनों में ये सवाल आते हैं, है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर एक बार आपने प्रोसेस सीख लिया तो आप क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? मास्टर आदमी हो जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, कर लेंगे फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला एक और सवाल लिख लीजिए, फिर उसके बाद नई एंथैल्पी पढ़ा। when 2 moles of C2H6 when 2 moles of C2H6 when 2 moles of C2H6 गैस लिख लीजिए ब्रैकेट में, आर कंप्लीटली बर्न are completely burned
then 3129 kilojoule heat is liberated. कितना बोला मैंने? इतनी हीट निकल रही है. Calculate heat of formation of C2H6 gas. Calculate heat of formation of C2H6 gas. हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है किसका? C2H6 गैस का. डेल्टा HF of CO2, डेल्टा HF of H2O liquid is given. क्या गिवन है? डेल्टा HF of CO2, डेल्टा HF of H2O. ये गिवन है दोनों का. क्या कर रही हो करांगी? शैतानी नहीं करो, फिर चीजें आती नहीं, आप लोग फोकस नहीं करोगे तो. एकदम इजी पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का. डायनेमिक्स का सवाल आएगा, अटक सकते हैं. थर्मोकेमिस्ट्री का आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुरंत सवाल निकलेगा. शैतानी नहीं करिए. CO2 के लिए दे रखा है -395 और H2O के लिए दे रखा है -286. किलो जूल पर मोल. दो फॉर्मेशन के डेटा दे रखे हैं. C2H6 के 2 मोल्स को अगर बर्न करते हैं तो कितनी हीट निकलती है वो दे रखा है. ठीक है, तो अब बर्निंग का पहले रिएक्शन लिखते हैं. कंप्लीटली बर्निंग जब होती है किसी भी हाइड्रोकार्बन की तो CO2 बन जाता है, वाटर बनता है और हीट निकलती है. तो पहले इसके कंप्लीट बर्न का रिएक्शन लिखते हैं. रिएक्शन गिवन नहीं है, कभी कभी रिएक्शन दे देते हैं. इसका रिएक्शन अपने को बनाना पड़ेगा. कंप्लीट बर्निंग का मतलब होता है जितना भी आपका कार्बन है वो CO2 बन जाए और जितना हाइड्रोजन है वो क्या बन जाए? H2O. तो अगर 2 कार्बन है यहाँ तो 2 CO2 लिख सकते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन अगर 3 दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे 3 H2O लिख सकते हैं. 6 दिख रहे हैं तो. अब ऑक्सीजन देख लो कितने हो गए? 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए ना. तो 7 ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं? 7/2 लगा दें आगे. 7/2 लगा दें. 7/2. क्लियर है? बोलो पक्का. क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए. कौन पढ़ेगा? अरेंज. 2 moles of C2H6 is completely burned. हमने कितने मोल्स का लिखा है इक्वेशन? 1 मोल का लिखा है ना. ये तो 1 मोल है ना, तो 2 मोल का बनाओ 2 से मल्टीप्लाई करके. इस रिएक्शन में हीट निकला. कितना हीट निकला? 3129. तो हीट जब निकलती है तो डेल्टा H किस में लिखते हैं? कितनी निकली है? ठीक है, ये 2 मोल्स के लिए है. अगर इसको हमको बनाना है 1 मोल के लिए तो हाफ कर दें. डेटा 2 मोल का दे रखा, अगर 1 मोल के लिए बनाना है तो हाफ कर दें. तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? यही डेटा इस रिएक्शन के लिए अगर लिखें तो क्या आ जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा. कितना बनेगा बताओ जरा सा जल्दी से. 3100 का कितना होगा हाफ? 1550 और 28 का होता है 14. तो 29 का कितना हो जाएगा? जोड़ो जल्दी से.
15 सही है। जोड़ घटा लेना भाई, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है। 6 आएगा। 15 6 4। ठीक, ये डेटा आ गया अपना। 1 मोल के लिए निकाल लिया। आगे लैंग्वेज पढ़िए क्वेश्चन की। हाँ ठीक है, 2 मोल के लिए दिया था, 1 मोल का कैलकुलेट कर लिया। आगे बोलिए। C2H6 का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है अपने को, है ना। तो C2H6 का अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, यानी कि C2H6 का क्या 1 मोल बनाने के लिए निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको हीट ऑफ रिएक्शन से कैसे रिलेट कर सकते हैं अपन। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या था, H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो था। ठीक, अपने को बनाना क्या है, C2H6 बनाना है। तो ये सारे प्रोडक्ट की दे रखी है। प्रोडक्ट CO2 का दे रखा है, और CO का O2 का तो 0 हो जाएगा। O2 नेचुरल स्टेट में है, इसका होगा 0। इसका क्या है, गिवन है, इसका गिवन है, और वाटर का भी गिवन है। तो C2H6 का निकल नहीं जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमने निकाल ही लिया। निकालिए, वही सेम फॉर्मेट है। अब निकाल के बताइए, देखते हैं आप सही निकाल के। ऊपर वाला रिएक्शन यूज करिएगा ना, ऊपर की हीट। सब डेटा पर मोल में दिया है ना, तो ऊपर वाली रिएक्शन को यूज करिए। ये दे रखा है, प्रोडक्ट है CO2, तो यहाँ पे CO2 का लगा दो, और है वाटर, वाटर का लगा दो, माइनस में रिएक्टेंट लेने हैं। रिएक्टेंट C2H6 का तो निकालना ही है, और 7/2 O2 का लोगे तो O2 का 0 लेते हैं। O2 नेचुरल स्टेट में, वैल्यू रख के निकाल के जल्दी से बताइए आंसर मुझे। कैलकुलेशन है केवल -83 सही है। ऑनलाइन बच्चों आ रहा है, समझ आ रहा है, कुछ निकाल पा रहे हैं या नहीं। ऑनलाइन कार्तिक, राजवंश, अर्चित, कैलकुलेशन नहीं हो रही है, मैथ्स क्यों ले रखी है। सारा डेटा लिखा है, सवाल नहीं सॉल्व नहीं हो रहा है।
माइनस में 83.5 आए, निकल गया। आज ही निकालना है। तुमको आ नहीं रहा है, ठीक करना नहीं चाह रहे, पर जल्दी समझ नहीं आ रहा है कोई तो पूछो। ये पूरा ऐसे ही चलेगा, प्लस माइनस मतलब फॉर्मूला ऐसे ही आएंगे। कोरंगी समझ नहीं आ रहा, कैलकुलेशन नहीं हो रही। निकाल लेंगे आंसर। 83.5 आ रहा है माइनस। किलो कैलोरी था कि जूल था? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के 2 टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने निपटा दिए। ये 2 आ गए तो क्या करेंगे आप? ये 2 आ गए तो क्या कर देंगे? फोड़ देंगे, बिल्कुल। चल, अभी भी आया कि नहीं बहनों? अरेंज का अभी तक नहीं आया। चल, अब अगला एंथैल्पी सीखते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सीख लिया आपने, अब अगला एंथैल्पी सीखेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सबसे पहला पॉइंट, ऑलवेज पॉजिटिव। डेल्टा एच की वैल्यू इसकी हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। यानी किसी भी कंपाउंड को आप जला रहे हो, कंबशन कर रहे हो, तो हीट बाहर निकलेगी। प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, है ना? तो डेल्टा एच कंबशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। यानी कि प्रोसेस क्या होगा हमेशा? एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकलेगी। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है समझ लेते हैं थोड़ा सा। किसी भी कंपाउंड के, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल को ऑक्सीजन की एक्सेस में जला दीजिए, जितना अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी उसको बोलोगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दैट एलिमेंट और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दैट कंपाउंड। किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन में क्या कर रहे थे? कंपाउंड का 1 मोल बना रहे थे। यहाँ पे 1 मोल कंपाउंड को क्या करेंगे? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, खूब ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दो कंप्लीटली। एक्सोथर्मिक बहुत ही सुंदर बात बताई आपने। एक्सोथर्मिक में हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आता है ना, उल्टा लिख दिया था ना। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है? रिएक्शन वो लिख लेते डेफिनेशन। हीट evolved when 1 mole of compound or element burn completely in excess of oxygen. Heat evolved when 1 mole of compound or element burn completely in excess of oxygen.
ऑक्सीजन की एक्सेस में एक मोल एलिमेंट को या एक मोल कंपाउंड को अगर आप जलाते हो तो जितनी हीट निकलती है उसी को क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दैट कंपाउंड और दैट एलिमेंट। क्लियर है बात? पक्का? जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन के रिएक्शन लिखते हैं जरा ध्यान से। नोट टू की डेफिनेशन, जैसे मान लो हमको इक्वेशन लिखना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO2 लिखना है, CO2 के लिए लिखना है। तो CO2 को जलाएंगे है ना, CO2 मानो, CO2 तो अल्टीमेटली बनता है, CO ले, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO ले। तो CO को जलाओगे किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2 और वाटर, और हीट निकलती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और गैसेस तो बन सकती हैं कोई और अगर उसमें एलिमेंट हो तो, लेकिन CO2 और वाटर तो कंपल्सरली बनेंगे ही। कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना लिया हमने? 1 मोल लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया और क्या बन गई? CO2 बन गई। इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, जो भी हीट निकलेगी, उसको बोलोगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉइंट क्लियर है? जिसका लिखना है उसके 1 मोल ले लो, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जला दो, जितनी हीट निकलेगी उसको बोल दोगे। जैसे मान लो कार्बन ले लिया आपने, कार्बन का लिखना है, कार्बन का लिखना है तो C+O2, ये कार्बन के लिए होगा। मीथेन के लिए लिखना है CH4 के लिए, CH4 का 1 मोल ले लिया, बैलेंस है रिएक्शन देख लीजिए। होता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, कभी रिएक्शन में लिखा हुआ भी मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता। क्या ज्यादा हो गए? अभी ठीक है? ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो, उसका कार्बन किस फॉर्मेट में जाना चाहिए? CO2 के फॉर्मेट में। हाइड्रोजन किस फॉर्मेट में जाना चाहिए? H2O के फॉर्मेट में। अगर CO2 के फॉर्मेट में और H2O के फॉर्मेट में नहीं जा रहा, इसका मतलब रिएक्शन कंबशन की नहीं लिखी है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। जैसे अगर कार्बन का हम ये लिख दे रिएक्शन, ½ O2 gives CO, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंप्लीट कंबशन में क्या होगा? कंबशन बोल रहे हैं मतलब कंप्लीट कंबशन बोल रहे हैं, तो कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है CO2 बननी चाहिए। CO बनेगा तो इनकम्प्लीट कंबशन, कोई और कंपाउंड बनेगा तो इनकम्प्लीट कंबशन है। CO2 बननी चाहिए, और क्या बनना चाहिए? वाटर, हीट निकलेगी उसी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हमेशा हीट बाहर निकलेगी,
इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। क्लियर है बात, पक्का? चलिए सबने नोट कर लिया? हम लोग जैसे मान लो आप एलपीजी जलाते हैं हम लोग, या कोई भी जो फ्यूल जलाते हो ना, उसके लिए बोला जाता है, एक टर्म बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है किसी भी फ्यूल के 1 ग्राम को अगर आप जला रहे हो तो कितनी आपको उससे एनर्जी या हीट मिल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। मान लो हाइड्रोजन को हम जलाते हैं, हाइड्रोजन को हम एनर्जी फॉर्मेट में यूज करना चाहते हैं, किसी सेल के अंदर हाइड्रोजन को हम जला रहे हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन से 100 किलो जूल एनर्जी मान लो प्रोड्यूस हो रही है। तो 1 ग्राम जलाने पे 100 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस अगर हो रही है तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गई, 100 किलो जूल पर मोल हो गई। इसी तरीके से मीथेन को अगर मान लो जला रहे हो, तो मीथेन को जलाने पे मान लीजिए आपको 500 किलो जूल मिल रहा है 1 मोल को जलाने पे, तो मीथेन का कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगा, 500 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब फ्यूल को कैटेगराइज किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू की बेसिस पे। तो जिस फ्यूल के 1 ग्राम से ज्यादा एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं ये अच्छा फ्यूल है, और जिसको 1 ग्राम जलाने पे कम एनर्जी मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, बेकार फ्यूल है। तो अगर फ्यूल अच्छा है तो उसके लिए क्या होगा, आपका 1 ग्राम से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड होनी चाहिए, मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो किसी भी फ्यूल को यूज करने से पहले उसको अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं अच्छे और खराब में, या हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर सबसे पहले किस बेसिस पे किया जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू की बेसिस पे, कि उस फ्यूल के 1 ग्राम को कंप्लीटली जलाने पे कितना एनर्जी, कितना एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको मिल रहा है। बाद में दूसरे मेजर्स देखे जाते हैं कि अच्छा खराब, आप इन्वायरमेंट की बेसिस पे, कुछ जो होते हैं पोल्यूटेंट प्रोड्यूस करते हैं उनकी बेसिस पे आप अच्छा खराब कह सकते हो, कुछ इको फ्रेंडली होते हैं कुछ नहीं होते हैं, ऐसे करके। लेकिन पहला जो कोई भी फ्यूल है उसको देखने का, उसको समझने का, या उसको यूज करने का पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो क्या होता है, आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, उसके 1 ग्राम को जलाने से कितना आपका अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है ना। जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई एकदम से आकर के बोले, किसी आईआईटीएन को हम लाके खड़ा करें, तो आपका क्या होगा, आप उससे एक क्वेश्चन पूछो या नहीं पूछो, या आपने कोई क्वेश्चन पूछा उसने जवाब दिया या नहीं दिया, आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा कि ये भैया या दीदी क्या है, आईआईटीएन है, आईआईटी में सेलेक्ट हुए, है ना। पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है आपका। तो इसी तरीके से फ्यूल जब आप जलाओगे, काम करेगा, तब आप देखोगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पर पहला प्राइम उसके लिए हम लोग फ्यूल के लिए क्या देखते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। तो हेडिंग डाल लीजिए, छोटा सा पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं, जेई में तो नहीं, नीट में। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, हीट प्रोड्यूस्ड और एनर्जी evolved by burning of 1 gram of fuel is called calorific value. Calorific value is directly proportional to quality of fuel. बोलते हैं अच्छा फ्यूल है खराब है, कंपेयर कर सकते हो, 4 की अगर दे रखी है तो कंपेयर कर सकते हो, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अच्छी होगी उसको क्या बोलोगे, सबसे अच्छा फ्यूल। कोई समस्या है तो बोलिए।
अगर किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट है तो उसको बेस्ट फ्यूल कह सकते हैं ना। उस एग्जांपल में लिख लो हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन जो है, बहुत सारी मीथेन ब्यूटेन सब जलाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी है? हाइड्रोजन हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, उसके 5 मोल बर्न किए गए और 500 किलो जूल एनर्जी निकली, है ना? तो आप उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हो। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? एक कंपाउंड है एक्स, उसके 5 मोल को बर्न, क्वेश्चन लिखिए, सवाल लिखो। कंपाउंड एक्स is burned in presence of oxygen. It's 5 mole, it's 5 mole, it's 5 mole X एक कंपाउंड है, इसके 5 मोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, एनर्जी निकली 2000 किलो जूल। एक्स के 5 मोल को बर्न किया तो कितनी एनर्जी हीट इवॉल्व हुई? 2000 किलो जूल। ठीक है, एक्स का निकालना है कैलोरीफिक वैल्यू। क्या निकालनी है? कैलोरीफिक वैल्यू। एक्स का मोलर मास दिया हुआ है 25, मोलर मास दे दिया। हम नहीं कर पाएंगे तो हम आपको डांटेंगे, फिर बताएंगे। कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब उसके 1 ग्राम को जलाने पे कितनी हीट निकलेगी। जल्दी से निकालो। इजी क्वेश्चन है। अरेंज, अगर ये सवाल नहीं निकला तो आप जान जाइएगा, कि आप जान ही जाएंगे आज। 400, किसी का 16 आ रहा है, किसी का 400 आ रहा है, बड़ा वेरिएशन है भाई। 16 अरेंज ने निकाल दिया आज। अब सही है कि नहीं है मुझे नहीं पता, देखते हैं। श्रेया आ नहीं रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं। 5 मोल को बर्न किया है, मोलर मास दिया हुआ है, तो 5 मोल का मास क्या आ जाएगा? 5 इंटू 25 हो जाएगा मास, यानी कि 5 इंटू 25, इसका मतलब 125 ग्राम अगर जलाते हो तो 2000 किलो जूल मिल रहा है। तो 1 ग्राम जलाओगे तो कितना मिलेगा, निकाल नहीं सकते? बुद्धि पर ग्राम। अनुज, निकला नहीं तुम्हारा आंसर? 5 मोल है
तो इसका मास निकालोगे तो क्या आ जाएगा, मोल इंटू मोलर मास कर दोगे मास निकालने के लिए। 16 आ रहा है, हाँ बेटा 16 आना चाहिए। तो 125 आ गया ग्राम। अब 125 ग्राम को अगर जलाते हो तो कितना आता है, 2000 किलो जूल एनर्जी निकलती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू 1 ग्राम को जलाने पे ही तो मिलती है, तो 1 ग्राम के लिए निकाल दो, 2000 डिवाइडेड बाई 125 हो जाएगा ना। 25 5 जा कितना होता है 125, और ये कितना होता है 8 टाइम्स जाएगा 16 किलो जूल पर ग्राम हो जाएगा ना। 1 ग्राम के लिए निकालते हैं तो पर ग्राम कह सकते हैं। जेई में आया ये सवाल, हाँ लड्डू क्वेश्चन। ये मतलब डेटा अलग होगा, डेटा तो मैंने ऐसे ही दे दिया था आपको। चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा है, इसके बाद तो अब चलेगा इक्विलिब्रियम मस्त चैप्टर। कैलकुलेशन, हाँ फिजिकल है ना, 11th में फिजिकल ज्यादा है, 11th में कवर अप कर लिया है काफी। और 12th में ऑर्गेनिक में रोना चालू करो। चलो बहुत ही अजीब चल रहा है सब। एक पीवाईक्यू कर लो, चलो एक अगर पीवाईक्यू आपने करा दिया तो 2 और नहीं कराएंगे, अगला टॉपिक कर। और अगर नहीं करा बताया आपने तो फिर और करा देंगे। नहीं नहीं, जैसा करा रहे वैसा ही तो देंगे, फालतू फालतू क्यों देंगे। इसमें भी पता नहीं कहाँ कहाँ के सवाल दे देते हैं, इतना बड़ा स्टेटमेंट है लिखेंगे आप सो जाएंगे। चलिए सवाल करिए। हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड, heat of combustion of solid benzoic acid at constant volume is minus 321.30 kilojoule at 27 degrees centigrade. Heat of combustion at कांस्टेंट प्रेशर निकालना है आपको। हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज दे रखा है -321.30 माइनस x इंटू आर, ऐसे दे रखा है किलो जूल। x की वैल्यू निकालनी है, इंटीजर टाइप सवाल।
अब देखो इसके लिए क्या सोचना है अपने को। अगर आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे और उसी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ कंबशन आप निकालना चाहते हो एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकाल रहे हो कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसको आप कहते हो डेल्टा यू। अब थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट हो रही है इस क्वेश्चन में। और अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालते हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको आप कहते हो डेल्टा एच। अब मेरे को ये बताओ आप कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में कोई रिलेशन बताया था हमने? कोई रिलेशन था क्या? डेल्टा एच और डेल्टा यू में कोई रिलेशन था? डेल्टा और एच और डेल्टा यू का रिलेशन जल्दी से बताइए, लास्ट क्लास में बताया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स को। क्या बोला? डेल्टा बोलिए। नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, एनजीआरटी वाला चाहिए। बोलिए। ये है ना, देख पा रहे हैं? ये डेल्टा एच है, ये किस पे निकालते हैं हम लोग, एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा एच कांस्टेंट प्रेशर पे देखा जाता है। डेल्टा यू जो होता है ये निकालते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसमें दोनों कंबशन के फॉर्मेट में दिए एक कंपाउंड के, तो उसको हम डेल्टा यू और डेल्टा एच की जगह यूज कर सकते हैं। जो कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है वो वैल्यू एच की जगह आ जाएगा, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो डेल्टा यू की जगह आ जाएगा। डेल्टा एनजीआरटी क्या होता है, टी तो टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट है, और डेल्टा एनजी होता है गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये सिखाया है शायद आपको कहीं। गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अब रिएक्शन तो हमने लिखा ही नहीं, तो हमारे पास डेल्टा एनजी आएगा कहां से, निकाल लेते हैं डेल्टा एनजी। किसका कंबशन लिख रहे हैं, बेंजोइक एसिड का ना। CO2 बनेगा और क्या बनेगा, पानी। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है कंपाउंड में, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 7 दिख रहे हैं ना, 6 कहां दिख रहे हैं, हो गए। हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 6 दिख रहा है ना, तो ये 3H2O हो जाएगा। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितने हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में कितने देख लो जल्दी से। 7 2 हो गया 14, 14 प्लस 3 हो गया 17, और इधर कितने हैं देखो, 4 है ना, तो इधर कुछ चेंज नहीं कर सकते, इधर ही चेंज कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई करो, कितने का करें, 2 उधर है, 15/2 कर दें, 15/2 कर लें तो 15 बन जाएगा, और 2 हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, उधर भी 17 है।
अपनी बात ओके हो जाएगी। ये सॉलिड है, ये गैस है, सॉलिड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये गैस बनेगा, ये लिक्विड बनता है, पानी जो है लिक्विड फॉर्म। तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कर लें, डेल्टा एनजी निकल जाएगा। प्रोडक्ट के कितने हैं 7 और इसके कितने हो गए 15/2, तो कितना आ जाएगा 15/2 कितना होता है 7.5, तो माइनस में 0.5 आ जाएगा, क्या कहते हो? डेल्टा एन जी आ गया। अब अपनी इक्वेशन में रख लें, कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी वैल्यू थी अर्चित बोलिए, कितनी प्रेशर पे 330 प्लस में था कि माइनस, और डेल्टा वॉल्यूम पे कितनी थी -321, वैल्यू नहीं दी थी अलग अलग, अच्छा -x × r, ये वैल्यू थी पूरी, और यहाँ पे क्या लगाया हमने डेल्टा एन जी आर टी लगाओगे, यही लगाओगे ना। अब देखो क्या आएगा, इसको माइनस करोगे तो इधर तो 0 ही आ जाएगा, इधर 0 आ गया, और ये -xr कहाँ चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, है ना। तो xr = क्या आ जाएगा, डेल्टा एन जी कितना लिया था हमने, हाँ तो उल्टा बोल दिया आपने, डेटा उल्टा बोल दिया, ऐसे करेंगे प्यारे बच्चों, फिर से बोलो डेटा, देर करवाओ तुम लोग, हमें क्या करना है, यही था ना। आप बोलो डेल्टा एच, अब कौन बोलेगा, अनुज बोलेगा, अनुज बोलो डेटा, कांस्टेंट प्रेशर पे बोलो, हाँ -xr, यही लिखा है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोलो, और डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आई थी अपनी 0.5 आ गई थी ना माइनस में, और टेम्परेचर क्या है 27 है, तो 300 केल्विन बन जाएगा ना। अब इसको इधर ले जाओगे तो ये तो कट जाएगा, और ये बन जाएगा -xr, ये प्लस हो जाएगा तो कटेगा, ये -xr बन गया, और -0.5 × r × 300, x की वैल्यू ही तो निकालनी है, r से r कट गया, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू क्या आ गई 0.5 × 300, तो कितना आना चाहिए, क्लियर है बात, ठीक है कर लेंगे पक्का। घर से करने के लिए एक सवाल नोट कर लो, घर से करके लाना, तो ही हमारी क्या होगी, नहीं नहीं सब नोट करेंगे, घर से करके लाएंगे, सब लोग नोट करेंगे, जल्दी से नोट करो फटाफट से। होमवर्क क्वेश्चन और सब लोग करके लाएंगे, जल्दी से नोट करो। सिलेंडर है कुकिंग गैस 11.2 ग्राम 11.2 kg ब्यूटेन है, इस सिलेंडर में कितना है 11.2 kg ब्यूटेन है,
थर्मो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है ऑफ बर्निंग ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के बर्निंग का थर्मोकेमिकल इक्वेशन दिया है C4H10 गैसियस 13/2 O2 गैस 4 CO2 गैस प्लस 5 H2O लिक्विड, ये बनता है डेल्टा H दिया है इस रिएक्शन के लिए -2658 किलो जूल। इस रिएक्शन के लिए ये 13/2 O2 है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H दे रखा है -2658 किलो जूल। If family needs 15,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर डे, कितनी चाहिए इनको? 15,000 किलो जूल एनर्जी पर डे चाहिए कुकिंग के लिए। हाउ लॉन्ग वुड सिलेंडर लास्ट? सिलेंडर कितने दिन में खत्म होगा? अच्छे तरीके से लिख के 11th क्लास के बच्चों की तरह करके लाइए, हवा में नहीं। चलिए आज की क्लास हो गई आपकी ऑफ, नेक्स्ट क्लास में बात करें।